A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. Today I will discuss about approaches to the study of society. In the last video, I have discussed approaches or theories of social change in society. But today I will discuss approaches to the study of society. Okay. So first of all, I am starting this video from this beautiful quote, that is, mistakes are proof that you are trying. जो हमारी गलतियां हैं वो बताती हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। और साथ ही आप ये बताएं कि ये जो पिक्चर है ये कौन से सोशलिस्ट हैं जो बहुत फेमस सोशलिस्ट हैं, इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि अप्रोचेस होती क्या हैं, अप्रोच होती क्या है, जिससे मैंने अपनी लास्ट की वीडियो में भी बताया था आपको कि अप्रोच फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वाटर ग्लास है ना, ये ब्लैंक था, अभी हमने इसमें मान लो फिल कर दिया, हमने हाफ फिल कर दिया है। अब कुछ लोगों का देखने का नज़रिया होगा कि कुछ लोग कहेंगे आधा खाली है, कुछ लोग कहेंगे आधा फिल्ड है या भरा हुआ है। तो ये लोगों की अप्रोच होती हैं अलग अलग किसी चीज़ को देखने की। उसी तरीके से हमारी सोसाइटी को पढ़ने की अलग अलग अप्रोच होंगी, जो नेमली होंगी फंक्शनलिस्ट अप्रोच, सेकंड इज कन्फ्लिक्ट या डायलेक्टिकल अप्रोच, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। ये मेजरली 4 अप्रोचेस होंगी स्टडी को, सोसाइटी को स्टडी करने की। तो शुरुआत करते हैं फंक्शनलिस्ट अप्रोच के साथ। ओके, तो फंक्शनलिस्ट अप्रोच, द फंक्शनलिस्ट अप्रोच इज बेस्ड largely on works of Herbert Spencer, Emile Durkheim, Talcott Parsons and Robert Martin। जो मेजरली प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट हैं हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दर्कहीम और टालकट पार्सन एंड रॉबर्टसन, इनका वर्क है इसके ऊपर फंक्शनलिस्ट सोसाइटी, फंक्शनलिस्ट अप्रोच को दिखाने के लिए। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा या बताना चाहूँगा पहले कि फंक्शनलिस्ट, जो फंक्शन से वर्ड बना है फंक्शनलिस्ट, फंक्शन का मतलब किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर वे में होना है, किसी मैनर में किसी चीज़ का होना, उसको कहते हैं फंक्शनिंग। तो इसी में हम पढ़ेंगे हमारी सोसाइटी किस तरीके से फंक्शन करती है या काम करती है। ठीक है, तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं नेम, इनको याद कर लेना, ये आपको बहुत बेनिफिशियल अगर आप आंसर राइटिंग में कोट करेंगे इनको, और साथ साथ अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बात करते हैं इस अप्रोच के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट। सोसाइटी क्या है? इंटरकनेक्टेड है। सोसाइटी में कोई भी अलूफ नहीं है, कोई भी अलोन नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सभी क्या है? इंटरकनेक्टेड है, सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किस लिए जुड़े हुए हैं? ताकि मेंटेन कर सकें हार्मनी, in together to harmony to maintain a state of balance and social equilibrium for whole। यानी जो साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं वो इसलिए ताकि सोसाइटी के अंदर हार्मनी बनी रहे और बैलेंस बना रहे और समाज में जो है इक्विलिब्रियम हो रहे। इसलिए जो है ये फंक्शनिस्ट अप्रोच है जो समाज को देखती है, ताकि समाज, क्योंकि समाज एक जुड़ा हुआ लिंक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो काम करते हैं मेंटेन रखने के लिए समाज के बैलेंस में, समाज में बैलेंस बनाए रहे, समाज में इक्विलिब्रियम बना रहे। फॉर एग्जाम्पल, सोशल इंस्टीट्यूशन कॉन्ट्रीब्यूट इंपॉर्टेंस फंक्शन फॉर द सोसाइटी। सो सोशल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर एक वर्ड आया, आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप नए हैं सोशोलॉजी के लिए या फिर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो फिर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। सोशल इंस्टीट्यूशन 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा फैमिली, फैमिली क्या है? हमारा प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी के अंदर, और उसके फैमिली है, हमारा इकोनॉमी है, रिलीजन है, स्टेट है, ये सब क्या है? हमारे क्या हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हमने बनाया है। एक हमारे आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम ये चीज़ों को बनाते हैं, या हम चीज़ों को सर्वाइव करने के लिए या हम चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम बनाते हैं, ताकि समाज में जो है हार्मनी मेंटेन रहे, समाज में चीज़ें होती रहें, है ना। तो इसलिए हम इसे बनाते हैं। तो अगर हम बात करें फंक्शनलिस्ट अप्रोच की, तो फंक्शनलिस्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं? फंक्शनलिस्ट अप्रोच देखो 2 तरीके से देखी जाती है। सोशोलॉजिस्ट क्या करते हैं? सोशोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई किया है उन्होंने 2 तरीके की मेजरली फंक्शंस होते हैं सोसाइटी के अंदर। फर्स्ट इज मैनिफेस्ट, सेकंड इज लेटेंट। मैनिफेस्ट में होता है कि जिसमें कि हमारा कोर होती हैं वो चीज़ें, और लेटेंट होती है उसके छुपी हुई चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि मैरिज। मैरिज क्या है? जैसे मैंने आपको बताया एक सोशल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। तो सोशल मैरिज क्या है? तो मैरिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ मैरिज हम समझते हैं कि शादी हो जाना, 2
कपल का शादी हो जाना इनफ, बस इतना ही होती है शादी, उसके पीछे कुछ नहीं होता, वो कोर है। लेकिन उसके चीज़ें साथ में जुड़कर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आने वाली जनरेशन की अपब्रिंगिंग की जिम्मेदारी, उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी, उनकी इनहेरिटेंस की जिम्मेदारी, और जो समाज में जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, और समाज में एक मेंटेन बना रहे, सोशल इंस्टीट्यूशन सोशल मेंटेन रहे, है ना। समाज में जो है इस तरीके की चीज़ें मेंटेन हो गए रहे, क्योंकि फैमिली ही आपको इन द लास्ट आपको सिखाती है। आपके जब हमारा सोशलाइजेशन हमने पढ़ा था तो उसमें फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके सोशलाइजेशन के अंदर। तो इसमें क्या है, वो लेटेंट काम हो रहा है। लेटेंट मीन्स टू से हिडन, एक मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मीन्स द कोर, और लेटेंट का मतलब, लेटेंट का आप मतलब भी समझते होंगे, लेटेंट का मतलब हिडन, जो छिपी हुई है, जो छिपी हुई है पीछे चीज़ें, है ना। तो मैरिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। उसी तरीके से उसमें पीछे मैनिफेस्ट का मतलब जैसे कि हमारा और भी बहुत, जैसे कि हम एक पर्टिकुलर एज में आकर के आदमी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, या फिर आपको इमोशनल नीड्स होती हैं, या फिर आपको इंटीमेसी की नीड्स होती है इमोशन में। तो ये सारी चीज़ों को काम क्या करती है, मैरिज करती है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ऐसे काम भी करती है साथ साथ मैरिज आपकी, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट। जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे की आने वाली जनरेशन जो होंगी, इनकी परवरिश करना, उनके एजुकेशन पर काम ध्यान देना, उनके क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ों को बताने वाला उनके पास कोई हो, उनको देख रखाव के लिए कोई हो। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, लेटेंट होता है, लेटेंट फंक्शन होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का। तो आप समझोगे, आई होप मैंने आपको बताया मैनिफेस्ट और लेटेंट में क्या डिफरेंस है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ क्रिटिसिज्म की, क्रिटिसिज्म ऑफ फंक्शनलिज्म। क्रिटिसिज्म में ये है कि यहाँ पर एक इंडिविजुअल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है इंडिविजुअल को, ना ही उसको ज़्यादा माना गया है। सिर्फ यहाँ पर देखा गया है कि एक सोसाइटी में किस तरीके से चीज़ें फंक्शन हो रही हैं, बस इतना ही देखा जा रहा है। यहाँ पर किसी को भी इंपॉर्टेंस नहीं है एक इंडिविजुअल को। अगर हम बात करें फंक्शनलिज्म में, अनेबल टू एक्सप्लेन, फंक्शनलिज्म जो है अनेबल होती है, वो कहती है कि चीज़ें बस बढ़ती जा रही हैं, होती जा रही हैं, लेकिन ये अनेबल हैं बताने के लिए कि सोशल चेंज किस तरीके से होगा। ये फोकस करती हैं सिर्फ और सिर्फ किस पर, सोशल ऑर्डर पर और इक्विलिब्रियम इन अ सोसाइटी, ने समाज में जो सामाजिक ताना बाना है वो बना रहे और बराबरी समाज में रहे, इसके लिए काम कैसे करती हैं, बस सिर्फ इसी पर फोकस करती है कि किस तरीके से मेंटेन रहे। अगर हम बात करें देखो नेक्स्ट अप्रोच की, विच इज़ कन्फ्लिक्ट और डायलेक्टिकल अप्रोच। आप कन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, डायलेक्टिकल अप्रोच भी कह सकते हैं। इसमें हमारे प्रोमिनेंट जो स्कॉलर हैं, वो हमारे जो फिलोसोफर हैं, वो हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहते हैं, देखो हमारी सोसाइटी जो है, वो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी दो उसमें बटी हुई है, दो भाग में, वन अपर एंड सेकंड इज लोअर। उनके अलग वर्ड हैं, प्रोलेटेरिएट एंड एलीट क्लास। एलीट क्लास एंड प्रोलेटेरिएट। एलीट क्लास जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोलेटेरिएट जो वहाँ पर वर्क करते हैं, यानी कि जो लेबर मजदूर किस्म के लोग हैं, वो उनको बोलते हैं प्रोलेटेरिएट। अगर एलीट की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि समाज का जो स्ट्रक्चर है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो इसलिए बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ एलीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एलीट को बढ़ाने के लिए, और एलीट के सामने ये प्रोलेटेरिएट झुक के खड़े रहें और ये कभी भी अपना जो इनका इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के अंदर, या जो जितना ये वर्क करते हैं उनके बराबर इनको ये ना मिल सके, और सभी का सभी बेनिफिट एलीट क्लास को हो। कार्ल मार्क्स का ऐसा कहना है कि सोशल स्ट्रक्चर इसलिए इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है ना। तो कार्ल मार्क्स के साथ मैं आपको यहाँ बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी क्यों है। ये कहते हैं, एक प्रोलेटेरिएट पूछते हैं कि हम जो है हम शोषित क्यों हैं, वाई वी आर एक्सप्लॉइटेड। तो वो कहते हैं कि आप एक्सप्लॉइटेड इसलिए हैं बिकॉज यू हैवन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तुम्हारे पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहने का मतलब जिस पर संसाधन जिनसे चीज़ें चलती हैं, आपके जो संसाधन के की जो मतलब पर्सन होते हैं, जिन जो की स्टॉक होल्डर से होते हैं, वो सब एलीट क्लास के होते हैं, लेकिन आप नहीं होते। आप ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन आपको बदले में उसका कुछ नहीं मिलता जितना कि एलीट को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, डिवीज़न होता जाता है, डिवीज़न होता है, जिससे फिर आपको इकोनॉमिक डिवीज़न होता है, जिससे फिर और बाकी सब चीज़ें चलते हैं। और मेजरली जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो बात करती है किस पर, वो देखती है कि सोशल लाइफ एज ए कॉम्पिटिशन, जो हमारी सामाजिक लाइफ है, हमारा जो सामाजिक जो जिंदगी है वो एक कॉम्पिटिशन की तरह है। जबकि फंक्शनिस्ट देखता है कैसे कि सोशल लाइफ एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो स्ट्राइव कर रही है इक्विलिब्रियम के लिए। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता लगा। और साथ साथ ये है कि सोसाइटी जो हमारा जो कन्फ्लिक्ट अप्रोच है वो बात करती है किस तरीके की, सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट है वो हमेशा रहेगा तब तक की चीज़ों को हम इक्वल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट ना कर दें। जो जितना करेगा उसको उतना ही मिलेगा, कोई किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगा, है ना। तो वो कार्ल मार्क्स इस तरीके की कहते हैं। लेकिन
ये थ्योरेटिकली तो लिखा गया है, लेकिन अभी तक इस तरीके का पॉसिबल नहीं कर पाते। बहुत अलग अलग थिंकर हैं, वो कहते हैं कि सोसाइटी इक्वल कभी नहीं हो सकती। अगर सोसाइटी इक्वल होगी तो सोसाइटी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। यहाँ पर काम करने वाले भी चाहिए तो काम कराने वाले भी चाहिए, दोनों ही चाहिए, दोनों की ज़रूरत है। सोसाइटी कभी इक्वल नहीं हो सकती। लेकिन कार्ल मार्क्स का कहना था कि सोसाइटी में जो है इक्वलिटी तब आएगी जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सभी के पास होगा, सभी के पास बेसिक नीड्स पूरी हो रही होंगी, तो समाज में जितना भी रिसोर्सेज हैं वो सभी के पास बराबर होंगे। और ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और ये भी कहती है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सोसाइटी इज मेड ऑफ इंडिविजुअल कॉम्पीटिंग फॉर लिमिटेड रिसोर्स। जो सोसाइटी है कैसे बनी है? सोसाइटी बनी है इंडिविजुअल्स के साथ। सोसाइटी इंडिविजुअल्स को जोड़कर सोसाइटी बनी है, और वो किस लिए बनी है? कॉम्पिटिशन बनी है, कॉम्पीट करते हैं किस पर? फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन पर कम्पीट करती है सोसाइटी। वो इस तरीके से देखते हैं, जिससे वो जो क्या हो सकते हैं रिसोर्स, जैसे कि मनी, लेजर और एक्सेक्सुअल पार्टनर। जो भी आपको पसंद हो, जो जो आपके आसपास हैं चीज़ें, वो आपको पसंद है बहुत ज़्यादा और आप उसके लिए कंपटीशन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ सोसाइटी को ऐसे देखते हैं, ऐसे कंपटीशन, है ना। तो कार्ल मार्क्स का मानना ये था। लेकिन अगर हम बात करें, देखो, कंपटीशन ओवर लिमिट रिसोर्सेज इज दैट हेल्म ऑफ ऑल सोशल रिलेशन प्रॉब्लम। अब कोई कार्ल मार्क्स कहते हैं या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती है कि सोसाइटी के अंदर जितने भी प्रॉब्लम हैं, जितने भी सामाजिक प्रॉब्लम हैं, वो सभी की सभी इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज के पास ऊपर कंपटीशन है और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोसाइटी के 2% लोगों के पास, अगर चलो मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करूँ, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें 73 रुपीज़ अगर पूरे इंडिया की इकोनॉमी को हम डिवीजन कर दें तो 73 रुपीज़ कितने लोगों के पास हैं? 1% लोगों के पास हैं। और जो बाकी हमारे बचते हैं 27 रुपीज़, वो 99% लोगों के पास है। तो आप देख सकते हैं कि इतना ह्यूज डिफरेंस है यहाँ पर, है ना। तो वो क्या कहते हैं, जितने भी सोशल प्रॉब्लम है वो इसलिए हैं क्योंकि समाज हमारा इनइक्वल है, सोसाइटी में हमारी इनइक्वालिटी है, इसलिए जो है हमारे जितने भी सोशल प्रॉब्लम हैं वो इसीलिए हैं। और ये स्ट्रक्चर सारा इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जो है कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें, जो कि एलिट क्लास को फ़ायदा पहुंचा सकें, और ये इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है। ये इनका कार्ल मार्क्स का इस तरीके से कहना था। आप भी कुछ अलग राय हो सकती है, आपकी जो राय हो आप हमें बिल्कुल शेयर करें, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो, मैं अगर पर्सनली लेवल पर बात करूँ तो जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि उनका कहना था कि देयर इज़ ओनली 2 क्लास, 1 एलिट एंड सेकेंड इज प्रोलेटेरिएट। और अगर हम बात करें आज की पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं कि जो ऊपर क्लास से बिलोंग करते हैं उनको ज़्यादा एक्सेस होता है, चाहे जस्टिस हो या फिर आपको किसी भी चीज़ का एक्सेस हो, किसी रिसोर्सेज का, तो आपको जल्दी मिल पाता है। जो नीचे की नहीं, वो जो लोअर लेवल से तबका है, जो बिलोंग करता है प्रोलेटेरिएट सेक्टर से, वो उसको इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। ये तो देखने की चीज़ें होती हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, ये थ्योरी है ना कि फैक्ट है। ये 100% थ्योरी कोई भी हो ना तो 100% सही होती है, ना ही 100% रॉन्ग होती है ना। तो क्रिटिसिज्म अगर कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें तो ये कहती है, ये फोकस करती है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर इट्स फोकस ऑन चेंज एंड नेग्लेक्ट द सोशल स्टेबिलिटी। हमेशा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, क्रिटिसिज्म जो थ्योरी है, ये हमेशा इस पर बात करती है, डायलेक्टिकल थ्योरी, कि कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए हमेशा। ये जो हमेशा चेंज पर बात करती है, और ये हमेशा जो समाज में स्टेबिलिटी है उसको हटाने की, उसको ख़त्म करने की बात होती है। फॉर कार्ल मार्क्स तो यहाँ तक कहते हैं कि बिना ब्लड शेड के, बिना ब्लड के तो बच्चा भी पैदा नहीं होता, तो फिर किस तरीके से हम समाज में एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं विदाउट ब्लड शेड। तो ब्लड शेड को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, और वो कहते हैं कि बिना झगड़े के, फसाद के, या फिर अगर हम मानो 2 कदम आगे चलते हैं और 2-3 कदम पीछे हट जाते हैं तो हम कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए उनका कहना था कि हमें कॉन्फ्लिक्ट करना होगा, बड़ा ज़ोरदार कॉन्फ्लिक्ट करना होगा, और हमें सारे रिसोर्सेज छीन लेने होंगे इस एलीट क्लास से, है ना। तो ये सब उनका कहना था। चलो आगे बढ़ते हैं, वो आगे चीज़ें आएंगी और पढ़ते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट की, स्ट्रक्चरलिज्म की। स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहती है? स्ट्रक्चरलिज्म जो पर्सपेक्टिव है वो इस पर्सपेक्टिव से है कि सोसाइटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल। अब सोसाइटी इसमें इंपॉर्टेंट होती है इंडिविजुअल के। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की अगर हम आपसे कुछ टाइम पहले चलते हैं, जैसे 3 इडियट मूवी में भी वगैरह दिखाया गया, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। 3 इडियट मूवी में दिखाया गया कि जब समाज में पूरा एक रेस थी इंजीनियर बनने की, सभी को इंजीनियर बनना है, सोसाइटल प्रोसेस में, इन सब चीज़ों में सभी के रेस में लग गए कि सभी को इंजीनियर बनना है। लेकिन वहाँ पर एक इंडिविजुअल से नहीं पूछा जा रहा है कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी में एक उसमें
इन्फ्लुएंस में आकर के इंडिविजुअल की कोई वजूद, कोई वक़्त या उसका एग्जिस्टेंस या उसकी जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, राइट्स हैं, उन पर कोई फोकस नहीं है। फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे है? सोसाइटी पर, कि सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। इसी में इस मूवी में ये भी दिखाएगा कि इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस को, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट में उनको कुछ और बनना था लेकिन इंजीनियरिंग की, फिर उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर जो उन्हें करना था वो किया, और उसके बाद बहुत सारे हमारे समाज में उस मूवी के आने के बाद बहुत लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है। वो लोग कहते हैं कि अब जो आप चाहें वही करें, और अब बदलाव आया है, पहले से ज़्यादा बदलाव है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चरलिज्म की अगर हम बात करें तो वो कहता है किस पर, कि सोसाइटी की इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल, है ना। तो अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इसे वाइस वर्सा है, वहाँ पर उल्टा है, वहाँ पर इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी मेड ऑफ इंडिविजुअल्स बनी। देखो मैं बताता हूँ सोसाइटी किस तरीके से बनी अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट थ्योरीज। उनके अकॉर्डिंग ये है कि हमारी स्पीसीज, जो ह्यूमन स्पीसीज है, वो जो ह्यूमन स्पीसीज है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी बाई मतलब अगर हम बाई फिजिकल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितने कि अदर स्पीसीज स्ट्रॉन्ग थी। उन सबको compete करने के लिए जो बड़ी खूंखार जो स्पीसीज थी उस टाइम पर सर्वाइव करने के लिए ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक साथ आए, वो साथ आए, अपने ग्रुप में रहने लगे। ग्रुप में रहने के बाद उन्होंने जो इस तरीके की जो बड़ी स्पीसीज थी, जो खतरनाक स्पीसीज थी, उनको हटाया, उनको डराया और उनको दूर किया, और जो इंडिविजुअल थे इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जो है ये एक समाज बन गया, है ना। ये हमारे आपस में सब ज़रूरतें वगैरह वगैरह, और इस तरीके से क्या इवॉल्व हुआ, समाज हुआ, कि बाहर के आक्रमण से, बाहर के खतरों से हम बचे रहें और एक साथ रहें। तो इसलिए हम जो है एक समाज जो है बन करके आया है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म इज स्कूल ऑफ थॉट विच स्ट्रेस दैट सोसाइटी इज प्रायर टू इंडिविजुअल। जैसे मैंने बताया सोसाइटी प्रायर है इंडिविजुअल से। एंथनी गिडेंस कहते हैं यूज टर्म स्ट्रक्चरेशन टू एक्सप्रेस द म्यूचुअल डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन एजेंसी एंड सोशल स्ट्रक्चर। जो ह्यूमन डिपेंडेंसी है, जो ह्यूमन एजेंसी है और सोशल स्ट्रक्चर है, उनका आपस में क्या है, म्यूचुअल डिपेंडेंसी है। ह्यूमन एजेंसी मतलब एक इंडिविजुअल को मानो, ह्यूमन एजेंसी मीन्स टू से एक इंडिविजुअल, है ना। सोशल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया सोशल स्ट्रक्चर के पार्ट क्या था, मान लो हमारी फैमिली है और हमारे एक इंडिविजुअल है। अब इंडिविजुअल को अपनी फैमिली बनानी है, फिर इंडिविजुअल को मैरिज करनी होगी, फिर उसके बाद जो बच्चे होंगे रियरिंग केयरिंग ये सारी चीज़ें करनी होंगी। ये सब क्या है, तो हमें इंस्टीट्यूशन इसलिए डेवलप किए क्योंकि हमारी डिमांड है, हमारी नीड है इस तरीके की, ताकि हम ये सारे सिस्टम इस तरीके से इवॉल्व हुई हैं। जब हमने सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ा था तो मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि सोशल स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, कुछ थ्योरोजिस्ट, जो कुछ सोशोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो हमने ये इंस्टीट्यूशन बनाए हैं इसलिए बनाए क्योंकि हमारी नीड इस तरीके की है और हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको बनाया हुआ है ना। तो आगे अगर हम बढ़ें तो इसमें है सोशल स्ट्रक्चर शुड बी व्यूड एज एसोसिएटेड विद सोशल एक्शन। सोशल इंस्टीट्यूशन आर ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशल इंस्टीट्यूशन जो ऑर्गेनाइज पैटर्न है वो हमारे सोशल बिहेवियर का, जैसे हमारे सोशल बिहेवियर होगा वैसे हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन होगा। अगर फॉर एग्जांपल आज की डेट में सेम सेक्स मैरिज को भी अप्रूवल कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन बनता चला जाएगा धीरे धीरे। अभी तो एकदम से एक्सेप्टेंस नहीं है इसका, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा सोशल बिहेवियर ऐसा हो जाएगा तो हम इस इंस्टीट्यूशन को भी या फिर इसको भी हम इस रिश्ते को भी हम महत्व देंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें आगे, इस कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सोशल रिलेशन आर स्ट्रक्चर टू सस्टेन इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। जो समाज में जितना भी इनइक्वालिटी है सोशल स्ट्रक्चर बनाने की वजह से हुआ है। कार्ल मार्क्स यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर टू डिनोट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर डिनोट करने के लिए, मतलब रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हुआ है कंसेप्ट। दस द स्ट्रक्चर इज सिंबॉलिक material and political resources that the actors employ in their interaction and produce the structure of their social relation। जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया, ये उसी बातों को ये कह रहे हैं कि जो भी समाज में ताना बाना बना गया है, सारा कुछ जो हुआ है, जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया ताकि कुछ इंडिविजुअल बड़े लोगों पर, ज़्यादा नंबर वाले लोगों पर अपना कंट्रोल कर सके और उनसे अपना काम करा सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये हमारे चैनल का लोगो, सॉरी एक चीज़ और छूट गई है, मैं यहाँ पर हम कवर करना भूल गए, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पोस्ट मॉडर्निज्म देखो, पोस्ट मॉडर्निज्म इज ए ब्रॉड मूवमेंट, है ना, दैट हैव बीन डेवलप्ड इन मिड 20th सेंचुरी अक्रॉस फिलोसफी, जिसमें फिलोसफी में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, आर्ट में हुआ है, आर्किटेक्चर में हुआ है, और क्रिटिसिज्म में हुआ है, मेकिंग अ डिपार्चर फ्रॉम मॉडर्निज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि जो हमारा जो पोस्ट मॉडर्निज्म का कहने का सेंस हम ये कह सकते हैं कि जब से हमारे कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ है पूरी कंट्री से, तो एक नया कंसेप्ट निकल के आया है ना। तो समाज को देखने का, इंडिविजुअल को देखने का, और सबकी फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं। इसमें कुछ हमारे वो हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वो हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, वो ये हैं कि एंड ऑफ कॉलोनियल पीरियड, जब कॉलोनियल पीरियड खत्म हुआ तो उसके बाद
किसी एक पर्टिकुलर एक का ही दबदबा ना होकर अलग अलग लोगों में पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात आई है ना, ये सारी चीज़ें, तो ये सब आती हैं पोस्ट मॉडर्निज्म में। और उसके बाद हमने ग्लोबलाइजेशन देखा, ये सब भी किसका पार्ट है, पोस्ट मॉडर्निज्म का ही पार्ट है। तो मैं आप आशा करता हूँ आप ये समझोगे। ये हमारे चैनल का लोगो, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका जो कमेंट करना, आपके लाइक करना, आपका व्यू करना, यही हमें मोटिवेशन देते हैं। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।